गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो साइंस का जो 7th साइंस के अंदर जो दूसरा चैप्टर है प्राणियों में पोषण, उसके आगे का भाग। जैसे प्राणियों के अंदर पोषण के अंदर हमने देखे थे कि पोषण क्या होते हैं। जैसे पिछले अध्याय के अंदर हमने देखे थे जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वो स्वयं पोषी होते हैं। लेकिन दूसरे जो अन्य जंतु और जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं और वो क्या कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं या परपोषी कहलाते हैं। तो अपने जो आज का जो टॉपिक है वो है मानव के अंदर पाचन, मानव में पाचन। यानी आप सबको पता है आप क्या करते हो, मुख के द्वारा जो क्या करते हो, भोजन को ग्रहण करते हो। मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करने के बाद में आपके शरीर के अंदर उसका क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन क्रिया के अंदर होता क्या है, पाचन क्रिया के अंदर होता है जैसे कि अपन पादपों से प्राप्त सीधे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जो वसा वगैरह है, जो भी सारे जो भोजन के अवयव होते हैं उनको अपन क्या डायरेक्ट यदि अपन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, यानी जो उनके जो अणु होते हैं वो बड़े और जटिल अणु होते हैं और वो अपने शरीर के अंदर घुलनशील नहीं होते। इसलिए अपन क्या करते हैं, पाचन प्रक्रिया के द्वारा जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा है जो अपन भोजन के रूप में लेते हैं उसको सरल और छोटे छोटे अणुओं के अंदर बदलकर घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी पाचन का सीधे सीधे मतलब है कि पाचन क्रिया क्या होती है, यानी जो भोजन के जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे सरल पदार्थों के अंदर बदलना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो देखो सबसे पहले पाचन क्या होगा, पाचन वह प्रक्रिया है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं या पदार्थों भी कह सकते हैं, जटिल अणुओं जैसे जो अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को सरल व घुलनशील छोटे छोटे पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया यानी छोटे छोटे पदार्थ क्या होगा, जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट लिया भोजन के रूप में तो वो क्या हो जाएगा, अपने पाचन प्रक्रिया द्वारा किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा। जो प्रोटीन हमने ग्रहण किया भोजन के रूप के अंदर वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटीन होगा वो क्या होगा, अमीनो अम्लों के अंदर चेंज हो जाएगा। और जो हमने वसा ली वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। ग्लिसर एल्डिहाइड भी कह सकते हैं अपन, या फिर अपन यहाँ पर लिख दो वसीय अम्लों के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यानी मानव के अंदर जो पाचन होता है, पाचन का आपको सीधे सीधे मतलब निकालना है कि पाचन होता है जिसके अंदर जो भोजन के रूप में अपन जो जटिल अणु ग्रहण करते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उनको छोटे व सरल घुलनशील पदार्थों के अंदर चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब आप कहोगे ये तो पाचन हो गया, तो पाचन तंत्र क्या होता है, फिर अपने का जो मेन हेडिंग वो क्या आएगी, पाचन तंत्र। मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र क्या हो जाएगा, जिसके अपन अंदर लिखेंगे पाचन से संबंधित अंग व ग्रंथियां मिलकर, पाचन से संबंधित अंग व ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। यानी क्या होगा, जो पाचन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के जो अपने शरीर के अंदर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो अंग है वह ग्रंथियां मिलकर क्या करती हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो अपने यही जो मेन टॉपिक है पाचन तंत्र, उसके अंदर इस प्रकार भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है।
उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले आपको पाचन के बारे में समझ में आ जाना चाहिए, यानी भोजन के रूप में जो भी जटिल अणु ग्रहण करते हो, जैसे आप सबको पता है भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट भी लेते हो, प्रोटीन भी लेते हो, वसा भी लेते हो। इनका सीधे तौर पर अपने जल के, ये जो सीधे अपन शरीर के अंदर जाएंगे तो अपने जो शरीर के अंदर जल है उनके अंदर इनका घुलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पाचन क्रिया द्वारा इनको छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है और फिर हम इनको ग्लूकोज के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में या वश्य अम्लों के रूप में अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और पाचन तंत्र हो गया, पाचन से संबंधित अंग व ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब अपन एक हेडिंग डाल लेते हैं और पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं कौन कौन से इसके अंग है और कौन कौन से इसके अंदर ग्रंथियां सम्मिलित है। देखो देखो इसके अंदर पाचन तंत्र, तो एक डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पर। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसको ध्यान से देखना आप, इसको आप सबको बनाना भी आना चाहिए। और इसके ऊपर क्या होता है, अभी एक एक करके सबके नाम लिखेंगे अपन। ये जो अक्षर होता है इससे क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। और ये जो क्या होगी नीचे जाकर, देखो इस प्रकार का डायग्राम होता है जिसके अंदर पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं क्या होते हैं। पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो होती है आहार नाल और दूसरा होता है ग्रंथियां। आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल होती है जो कि किसी मनुष्य के अंदर मुख से शुरू होकर मल द्वार तक खत्म होती है, यानी एक लगभग 9 मीटर लंबी होती है, जिसके अंदर भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण भी होता है और निष्कासन तक की ये एक लंबी नलिका रूपी संरचना है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले आहार नाल क्या होती है, यानी आहार नाल क्या होती है, एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। यह एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है जो कि मुख से लेकर मल द्वार तक या एनस तक फैली होती है। यानी इसके अंदर भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर निष्कासन तक एक ही लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी संरचना, 10 मीटर लंबी संरचना, लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। अब देखो इस आहार नाल के क्या होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले देखो ये आपको मुख दिखाई दे रहा है इसके अंदर डायग्राम के अंदर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो मुख है वो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ मुख होता है और अंदर की तरफ क्या कहलाएगी, मुख गुहा कहलाएगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर मुख होता है अपने मुख से आगे जब गले के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर एक होती है ग्रसनी।
ग्रसनी से आगे क्या होती है, एक लंबी नलिका रूपी संरचना होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रेसिका। तो इसके भाग ध्यान रखने आर नाल के, एक तो हो गया मुख हुआ, दूसरा हो गया ग्रसनी, तीसरा हो गया ग्रेसिका, चौथा होता है एक जो थैलीनुमा संरचना होती है आगे अपने उदर गुहा के अंदर। यानी ये जो सारी संरचनाएं होती है वो कहाँ होती है, यानी जो डायफ्राम होता है यहाँ पर अपने फेफड़ों के नीचे, डायफ्राम के नीचे की जो संरचना होती है, ऊपर तो वाला तो वक्षस्थल कहलाता है और नीचे वाला क्या हो जाता है, उदर गुहा होती है। उदर गुहा के अंदर डायफ्राम के नीचे ये सारी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे ये हो गया आमाशय, और ये एक होता है जो अपने लाल भूरे रंग का क्या पाया जाता है, यहाँ पर इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है जिसे अपन क्या बोलते हैं, यकृत। और इस आमाशय के नीचे क्या होती है, एक और ग्रंथि होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, जो भी किसके द्वारा जुड़ी रहती है, इसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये क्या कहलाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। इसके अलावा यह पर एक और छोटी सी संरचना होती है जो कि क्या खुलती है, आमाशय के अंदर खुलती है, यानी छोटी आंत के अंदर खुलती है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, पित्ताशय। और इसके आगे जो आपको ये कुंडलित, जो बहुत सारी कुंडलों के अंदर जो संरचना दिखाई दे रही है, नलिका रूपी जो संरचना दिखाई दे रही है, उसे क्या कहते हैं अपन, छोटी आंत या फिर सुदांत्र कहते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो आपको ये एक बड़ी सी नलिका रूपी संरचना दिखाई दे रही है, उसे अपन क्या कहते हैं, बड़ी आंत या फिर बृहदांत्र कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक छोटी सी ये संरचना के अंदर खत्म हो रही है जिसे अपन क्या बोलते हैं, परिशीर्षिका बोलते हैं, और अपन इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपेंडिक्स के नाम से आप जानते हो। और यहाँ पर जो इसका जो बड़ी आंत का जो अंतिम सिरा होता है वो क्या कहलाता है, मल द्वार, या फिर इसे रेक्टम या फिर एनस बोलते हैं, या गुदा द्वार बोला जाता है। तो यानी इस प्रकार की इसकी संरचना होती है अपने पाचन तंत्र के अंदर। ये सारे नंबर जो मैंने लगाए 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, ये सब क्या है, यहाँ पर ये आहार नाल के भाग है। आहार नाल होती है इन सब अंगों से मिलकर ही बनती है। अब अपन देखें ग्रंथि वाला भाग, तो ग्रंथि के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, देखो एक तो होता है आपके लार ग्रंथि, जो कि कहां पर पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर पाई जाती है, और इनकी संख्या होती है लगभग 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी संख्या होती है, जो कि एक कान के पास पाई जाती है अपने, एक जोड़ी तो, और एक जोड़ी होती है अपने जीभ के नीचे की तरफ पाई जाती है, एक आपस में दोनों जबड़ों के पास में पाई जाती है। तो ये इस प्रकार ये ग्रंथियां होती है 3 प्रकार की। एक होगी लार ग्रंथि, दूसरी होगी ये आपको जो आमाशय के ऊपर ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको अपन लाल भूरे रंग की संरचना, वो क्या होती है, यकृत ग्रंथि। और एक तीसरी जो संरचना होती है वो आपको जो आमाशय के नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, वो क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि। और इसके अलावा एक और संरचना होती है, जैसे आमाशय के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जठर रस स्रावित किए जाते हैं इसकी वृद्धि के द्वारा, तो ये भी अपन इसके अंदर ले सकते हैं, जठर रस। और 5वां है इसके अंदर जो आंतरीय स्त्राव, आंतरीय स्त्राव, यानी जो छोटी आंत की खुद की जो दीवार होती है उसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो स्त्रावित किए जाते हैं, वो भी इस ग्रंथि के अंदर सम्मिलित होते हैं। ये तो अपने ऊपरी संरचना देखी है अपन ने कि भाई पाचन तंत्र होता है, 2 भागों में बांट सकते हैं, आहार नाल और ग्रंथि के अंदर। आहार नाल हमने देख लिया और ग्रंथि के बारे में देख लिया। ये इस प्रकार की ग्रंथि होती है जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। इसके आगे देखो, इसके आगे क्या होगा, अपन अब एक एक करके पढ़ेंगे। जो मैंने आहार नाल के जो विभिन्न भाग होते हैं ना, जैसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, उसके बाद में ग्रसनी, ग्रेसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि के बारे में एक एक करके पढ़ते जाएंगे, और इनके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो आज अपन यहाँ तक ही रखते हैं। इसके आगे जो अपन मुख गुहा से शुरू करेंगे, आगे का जो टॉपिक है वो मुख गुहा रहेगा। मुख गुहा के अंदर जैसे जीभ होती है, उसका क्या काम होता है, दांत होते हैं, उसका क्या होता है, और जो एंजाइम होता है उसका क्या कार्य होता है, उसके बारे में अगली क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।